नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनिल थापक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रियम्बल। जी हाँ, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल टर्म का लिटरल मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक के शुरुआती पेजों में, एक या दो या तीन पेजों में, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो जब हम उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो बुक किस सब्जेक्ट के बारे में, किन टॉपिक्स के बारे में, उस बुक का पर्पस क्या है, और उस बुक को पढ़ने के बाद हमें अल्टीमेटली हमें क्या सीखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से प्रियम्बल में भी यही चीजें मेंशन होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की बात की गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उस सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रियम्बल में मेंशन होती है। प्रियम्बल को हम अगर दूसरे आसान शब्दों में और समझें तो प्रियम्बल एक पोएम की तरह होता है। जिस तरह से पोएम किसी भी स्टोरी को बहुत प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर देती है, ठीक उसी तरह से प्रियम्बल भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत समराइज्ड फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो प्रियम्बल जो होता है वो उसमें बेसिकली जो बेसिक फिलोसफी और जो फंडामेंटल वैल्यूज है जिन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो उस तरह की जो फिलोसफी है, फंडामेंटल वैल्यूज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तो ये सारी चीजें उस प्रियम्बल के अंदर मेंशन होती हैं। साथ ही साथ प्रियम्बल ऑल्सो ले डाउन द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, यानी हमारे हमारे देश की जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, प्रियम्बल हमें ये बात भी बताता है। अब हम समझते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रियम्बल बेसिकली इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? जैसा मैंने मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट बैठक में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्यों फॉर्मुलेट किया है, उसके क्या एम होंगे। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये भी बताया गया था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो किस तरह से होगा। इंडिया के अंदर जो सब यूनिट्स हैं, लाइक स्टेट्स हैं, तो उनके पास क्या पावर्स, क्या पावर्स होंगे, क्या ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होंगे। ठीक है, तो इनको समराइज फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया था। तो इसी और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके बाद में प्रियम्बल बना दिया गया। प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रियम्बल में तीन नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर वन सोशलिस्ट, नंबर टू सेक्युलर, नंबर थ्री इंटीग्रिटी। नंबर थ्री, प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे एंड में, सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया था। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका था, इनैक्ट हो चुका था, उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्रियम्बल प्रियम्बल मिलता है। ठीक है, प्रियम्बल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है उन चीजों को पढ़ते हैं। तो जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में मेंशन किया गया है, तो इसको लास्ट में क्यों बनाया गया था? इसके पीछे एक बड़ा रीजन था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि प्रियम्बल के अंदर वही उसी चीज की समरी होनी चाहिए जो जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच के बाद हम देखते हैं कई सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं वो कमेंट्री करते हैं, तो वो कुछ मिनट की या कुछ घंटे की कमेंट्री में बता देते हैं कि उस क्रिकेट मैच में आकर क्या हुआ था, कि क्या प्लान था, कौन टॉस जीता, वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उसने समराइज फॉर्म बताया, तो वो जो समरी थी वो एग्जैक्टली मैच करती है व्हाट वाज हैपेंड इन द मैच। ठीक इसी तरह से कि प्रियम्बल में सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए, प्रियम्बल में उसी चीज की समरी होनी चाहिए जो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और यही रीजन था कि इसको एंड में सबसे इनेक्ट किया गया था। नाउ हमारे प्रियम्बल के अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, आइए हम उनको देखते हैं। नंबर वन, शोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी में रह रहे लोगों पर, वहां के गवर्नमेंट पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अथॉरिटी आई कहां से? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अथॉरिटी आई फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम लोगों से हमारे हम लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर, ये अथॉरिटी दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है,
ठीक है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में हो या लोगों के राइट्स के बारे में, तो वो अप्लाई हम पे, वो सारे प्रोविजंस हमारे ऊपर अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी कंसेंट दी है। एंड दिस दिस इज द रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, हमें गवर्न करने की, वो उसे मिलती है। नंबर टू, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। प्रियम्बल बताता है कि जो इंडियन स्टेट का जो नेचर है, हमारे हमारे देश में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरह की होगी, हमारा देश का नेचर क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि हमारा देश का नेचर कैसा होगा। सोवरेन, हमारी कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक पॉलिटी है। नंबर थ्री, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, यानी हमारा जो इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर जस्टिस इंश्योर करना, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इंटीग्रिटी को। नंबर फोर, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में ये भी मेंशन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। दैट वाज ऑन 26 नवंबर 1949। याद रहे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेट है, इट वाज अ डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये है हमारा प्यारा प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रियम्बल के अंदर जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, जो भी टर्म है या जो भी पार्ट है, that that each term and each part of the preamble are very very significant in itself. Now अब हम preamble में दिए गए सारे जो भी जितने भी की वर्ड्स हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको किसने बनाया और इनेक्ट किया गया, हम लोगों के द्वारा। यानी हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी हमने जो भी अपने प्रतिनिधि थे उनको चुना, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट, दे बिकम द पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली और फाइनली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया, जिसको हम सभी लोगों ने, भारतीय लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी किंग ने या किसी बाहर के किसी देश ने बना के हमें दे दिया, ऐसा नहीं था, ये हमने खुद बनाया है। नंबर टू, सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी और नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। यानी हमारी जो कंट्री है वो कंप्लीटली फुली इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमारी कंट्री के ऊपर किसी किसी और कंट्री या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी नहीं है। हमें जो भी डिसीजंस लेने होंगे, हमारे देश को जो भी डिसीजन लेने होंगे, तो हमारा देश उन सारे डिसीजंस को, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो या एक्सटर्नल डिसीजंस हो, ठीक है, तो उन डिसीजंस को लेने के लिए हमारी कंट्री कंप्लीटली फ्री और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसके थ्रू इंडिया ने, यानी हमारे देश ने कुछ एनक्लेव्स, कुछ टेरिटरीज को हमने बांग्लादेश को ट्रांसफर किया और कुछ टेरिटरी को हमने बांग्लादेश से एक्वायर किया इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये जो चीज हमने की, ये हम हमारे देश ने अपनी सहूलियत से की, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन के बेसिस पे की थी। नाउ नंबर टू, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि सोसाइटी में जो भी वेल्थ जनरेट हो रही है, जो भी वेल्थ जनरेट हो रही है, उसको सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी में रह रहे जितने भी लोग हैं उन सब में इक्वली बांट दी जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट जो भी लैंड की ऑनरशिप है, यानी भूमि की जो भी ऑनरशिप है, उसको रेगुलेट करे और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेट करे, जिससे जो देश में अगर सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको कम किया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो इंडिया का इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है ये थोड़ा डिफरेंट है। यानी हमारा जो सोशलिज्म है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, या हम कहें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में अपने फेथ को होल्ड किया है। ठीक है, यानी अपना विश्वास दिखाया है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के ही रोल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इस तरह से प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो साइड बाई साइड को एग्जिस्ट करें। यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक कॉम्प्लीमेंट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के पूरक हों। फॉर एग्जाम्पल, अब सोशलिस्ट के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी गरीब गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब तो ये किसका एग्जाम्पल होगा कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है
जो ऑनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, उसको रेगुलेट करना। तो गवर्नमेंट इसी आइडिया के बेसिस पे, इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट किया, ऐसे लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया, जिससे जो लैंड का कंसंट्रेशन है वो कुछ लोगों के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लैंड है वो क्या है, एक सोशल रिसोर्स है, समाज का रिसोर्स है। तो लैंड पर सारे समाज में रह रहे हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। नाउ सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है, सिंपली अगर हम समझे, सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी वो देश जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो उस देश को हम एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं। जो हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। वही हम अगर देखें, हमारे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में इस्लाम एक ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। वहीं हम श्रीलंका में देखते हैं तो बुद्धिस्ट, उन्होंने अपने बुद्धिस्ट रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट किया है। तो दिस कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेक्युलर कंट्री, पहली चीज। दूसरी चीज, सेक्युलर का और भी मतलब है कि सेक्युलर कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन विच दे विश टू लाइक, ठीक है। उन्हें जो भी रिलीजन अच्छा लग रहा है, जिनमें भी, जिस रिलीजन में भी उनका बिलीफ सिस्टम है, वो उस रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें है कि जो गवर्नमेंट है, यानी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उस वो सभी रिलीजन को, ठीक है, और उन रिलीजन की जो भी बिलीफ सिस्टम है या प्रैक्टिसेस हैं, उनको इक्वली ट्रीट करेगी। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बीच में कोई भी इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को तो प्रमोट कर रही है, बाकी दूसरे रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही। या तो गवर्नमेंट सब रिलीजन को प्रमोट करेगी, या फिर वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आर्टिकल 25 से 28 तक काफी सारे प्रोविजन, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये शो करता है कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सिमिलरली हम सबरीमाला केस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो भी वुमेन है, दे आर अलाउड टू एंटर इनटू अ सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रिपल तलाक वाला इशू था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जजमेंट दिया कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, ये ऑपरेशन करती है इसका जो भी इस्लाम की जो मुस्लिम वुमेन्स है उनका। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बैंड है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो रिलीजियस मैटर्स हैं या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनमें अगर कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है या इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल आवर गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन इट। नाउ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब कि हमारे कंट्री कैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी हमारी कंट्री ने किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्रोच अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। तो डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट पावर होती है, सुप्रीम पावर होती है, वो उस लोकतंत्र में रह रहे लोगों के पास होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉयज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में जो भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके पास समान राजनीतिक अधिकार होंगे। जैसे वोट डालने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्मेशन का अधिकार है, ठीक है। कोई भी चुनाव में जो भी एलिजिबल है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो इस तरह के सभी नागरिकों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो उस एज क्राइटेरिया में फॉलो करता है, तो एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ऐसे ही लोगों को हर सिटीजन को अधिकार है कि वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रूलर्स हैं, उनको इलेक्ट करे, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करे। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि जो भी रूलर्स, जो भी सरकार बन रही है, तो सरकार में जो भी लोग होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी उनकी जवाबदेही होती है, वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, तो उन्हें पब्लिक को बताना पड़ेगा उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। और पब्लिक जो भी उस पर सवाल खड़ा करती है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की और रिप्रेजेंटेटिव्स की कि वो उन सवालों को एड्रेस करें प्रॉपरली। साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से रन की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या जो लीगल लॉज हैं, तो कुछ लॉज के बेसिस पे, कुछ रूल्स के बेसिस पे गवर्नमेंट रन करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है तो वो कुछ भी कर सकती है। नो, गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक का एग्जांपल देगा, फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट्स। तो हम देखते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो भी पंचायत है और जो म्यूनसिपैलिटी है या लोकल जो गवर्नमेंट्स है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो इट इज बेसिकली एन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। नाउ रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि कोई हेरिडिटरी पर्सन या कोई किंग हो, ठीक है। तो हमारे कंट्री में जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। साथ ही साथ रिपब्लिक का दो मतलब और है यहाँ पे, कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो अल्टीमेट किस में फॉल करती है, किस में लाई करती है, इन द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है। तीसरी चीज, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लासेस। किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी सिटीजन को किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन के ग्राउंड पे या कास्ट के ग्राउंड पे या जेंडर के बेसिस पे या किसी कल्चर के बेसिस पे किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिए गए, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी नागरिक समान है। नाउ जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर सिटीजन्स को किसी भी कास्ट के ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, जेंडर के ग्राउंड पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे समाज में जो भी इनइक्वालिटीज है, हमारी कंट्री में जो भी सोशल इनइक्वालिटीज है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, ठीक है, हम देखते हैं जो अनटचेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी वो, ठीक है, इनफीरियर और सुपीरियर वाले जो एस्पेक्ट है वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को कि ओवर द टाइम मेजर्स लें जिससे ये सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको कम किया जा सके। साथ ही साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट देश में रह रहे सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए तो काम कर रही है वेलफेयर के लिए, बट अदर सेक्शंस को वो साइड लाइन कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को सभी लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करना होगा, और खासकर समाज में जो वल्नरेबल सेक्शन है या बैकवर्ड जो सेक्शंस है उनको, जैसे SC ST हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, उनके लिए खास पॉलिसीज बनानी होंगी, खास स्टेप्स, स्पेशल स्टेप्स उनके लिए गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि उनका एम्पावरमेंट हो। साथ ही साथ हमारे प्रियम्बल के अंदर जो जस्टिस टर्म है, इसको 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में मेंशन किया गया है। तो जस्टिस का क्या फॉर्म है? फर्स्ट, सोशल जस्टिस, यानी समाज में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड, किसी भी जैसे रिलीजन के ग्राउंड पे या कास्ट के ग्राउंड पे फॉर एग्जांपल। साथ ही साथ अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे किसी भी नागरिक को, क्योंकि सभी नागरिक इक्वल होंगे। साथ ही साथ इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन्स। तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि गवर्नमेंट को जो भी बैकवर्ड क्लासेस है और वुमेन है उनके लिए स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मतलब है सोशल जस्टिस का। सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे सिटीजन्स के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो भी वेल्थ और इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं एग्जिस्ट करती हैं उनको ओवर द टाइम खत्म किया जाए। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है कि सभी लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, राइट टू वोट हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वगैरह, ठीक है। अगला है इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज, यानी हमारे देश में सभी सिटीजन्स के पास जो भी क्राइटेरिया मीट करता है दे हैव एन एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं चुनाव में कोई भी जो भी उस एज के क्राइटेरिया को मीट करता है तो कोई पर्सन चुनाव में इलेक्शन लड़ सकता है और जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेज है उनको ऑक्यूपाई कर सकता है अगर वो जीतता है तो। साथ ही साथ गवर्नमेंट में सभी नागरिकों की आवाज को सुना जाएगा, यानी जो भी लोगों के इंटरेस्ट हैं, जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो हर नागरिक की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट में सुना जाएगा। दैट इज द मीन्स ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एक नागरिक जो भी कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उस पर अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है। सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सरसाइज और टू डू वॉट एवर दे लाइक टू डू। ठीक है। एंड ऑन देयर एक्टिविटीज देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। साथ ही साथ हर नागरिक को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई मान लो कोई भी बच्चा है, वो चाहता है कि उसे म्यूजिक की फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की जाएगी कि उसे रोका जाए कि वो म्यूजिक में अपना कैरियर ना बना पाए। ठीक है। तो इस तरह की लिबर्टी हर सिटीजन्स को दी गई है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, तो अंडर आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिबर्टी। नाउ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है। साथ ही साथ सभी देश में रह रहे सभी नागरिकों को, सभी इंडिविजुअल्स के पास एडिक्वेट यानी पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सके।
साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट लॉ है, ठीक है, जो भी कानून है, उसके समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, यानी सेम लॉ सभी लोगों पे अप्लाई होगा। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में जो जो भी ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैं, उनको जल्द से जल्द एंड किया जाएगा, किया जाए। साथ साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए और अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए। हमारे हमारे प्रेमल के अंदर जो इक्वालिटी टर्म है, ये इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस की बात करता है। नंबर 1 सिविक इक्वालिटी, यानी जो नागरिक समानता है। तो ये नागरिक समानता कहाँ मेंशन है? राइट टू इक्वालिटी में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। साथ ही साथ हम आर्टिकल 15 में देखते हैं कि कोई भी जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रेस के बेसिस पे पब्लिक जो ऑफिस है या पब्लिक फॉर एग्जाम्पल जो पब्लिक वेल है, तो उनसे वहां से पानी निकालने के लिए किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये है सिविल इक्वलिटी का एग्जाम्पल। ना पॉलिटिकल इक्वलिटी जैसे राइट टू वोट है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। थर्ड है इकोनॉमिक इक्वलिटी, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वर्क यानी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। फिर उस काम को चाहे कोई वुमेन करे या कोई मेल करे या कोई थर्ड या ट्रांसजेंडर करे, तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो जो भी काम किया जाएगा उस काम के लिए समान वेतन सबको दिया जाएगा। हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनकी ऑनरशिप और कंट्रोल को कौन, उनके ऊपर जो कंट्रोल है उसको कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। और गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि उन कम्युनिटी के रिसोर्सेज को कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन या कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए उन रिसोर्सेज को यूज करे, बाकी अदर सोसाइटी में जो अदर मेंबर्स हैं उनको साइड लाइन कर दे। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखें इक्वालिटी के अंदर, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट जिसमें सभी बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो और उनका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी, चाहे पुअर हो या रिच हो, ठीक है, तो सभी के पास समान अधिकार है। ना फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग होता है साइंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारा, ठीक है। तो हमारे प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी टर्म है वो इम्प्लाई करता है कि हम सभी लोगों को इस तरह से, हम एक देश के नागरिक हैं, तो हम सभी लोगों को इस तरह से बिहेव करना चाहिए जैसे हम एक फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है। और हम में से किसी भी हम में से किसी को भी किसी दूसरे व्यक्ति को यानी दूसरे इंडियंस को हमें इस इंफीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते हम सब लोग समान हैं और हम एक फैमिली है। अगर हम फ्रेटर्निटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे कुछ ऐसे स्टेप्स प्रोविजंस मेंशन है which actually which makes effort towards the ensuring the brotherhood, peace and harmony among the citizens of India. For example, जैसे सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, तो हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो सिंगल सिटीजनशिप बेसिकली इंश्योर करता है कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो भारतीय होने की वजह से एक सेंस ऑफ इक्वलिटी हमारे अंदर क्रिएट होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है, ये भी चीज क्रिएट होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में कई तरह की, जैसे कई बार हमारे देश में आपदाएं आती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया या कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के अलावा जो भी जैसे सिविल सोसाइटी है या जो भी वॉलंटियर्स है, तो दे पार्टिसिपेट इन रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपुल इन द अफेक्टेड रीजन्स में हमें देखने को मिलता है, फूड सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या शो करती है? फ्रेटर्निटी शो कर रही है। साथ ही साथ अगर हम अच्छा एग्जांपल दें तो रिसेंटली अभी कोविड का पीरियड पास ऑन किया है, तो कोविड के टाइम में हमने देखा कि डिस्पाइट इतना डेंजर होने के बाद, इतना फियर होने के बावजूद भी कई लोग आगे आए और उन्होंने जरूरतमंदों की हेल्प की, ठीक है। तो दिस शोज दी फ्रेटर्निटी, दिस शोज दी ब्रदरहुड अमंग इंडियंस। ना हम बात करते हैं कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के कुछ टाइम बाद ही इस चीज पे डिबेट होने लगे कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो व्यवहारिक यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया था कि जो प्रियम्बल है, इट इज बेसिकली लाइक अ की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। लेकिन इतना सिग्निफिकेंस होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना होना डिक्लेयर कर दिया।
बाद में ये मैटर 1973 में फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रीवियस जो बेरोवारी यूनियन केस 1960 का जो जजमेंट था उसको ओवररूल किया और कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस चीज को रीइटरेट किया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आती है कि जो प्रियम्बल है, अभी करेंटली अगर हम देखें तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी इंटीग्रल पार्ट है। अब हम बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। क्या हमारे जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं? तो बेरुवारी यूनियन केस 1960 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका जो बेसिक फीचर्स है उन बेसिक फीचर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रियम्बल के बेसिक फीचर्स को वायलेट करता है तो उस केसेस में वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो अभी तक हमारे प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, दैट इज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रियम्बल में 3 नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर और तीसरा इंटीग्रिटी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।